भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर के 12 बजे दुर्गापुरा जाएंगे। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में एक समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। इस समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से पात्र लाभार्थियों को किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे और शाम के 4 बजे सीएमओ में कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है। शाम के 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। शाम के 6 बजे सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक करेंगे। इस बैठक के अंदर अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेडम मौजूद रहेंगे। 6:30 बजे प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर के बैठक मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के बैक टू बैक आज के जो तमाम कार्यक्रम है, इनकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अमरिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज काफी बिजी स्केड्यूल है, इसी को देखते हुए उनके पूरे दिन के कार्यक्रम की जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज काफी व्यस्त रहने वाले। सबसे पहले 12 बजे करीब जयपुर में दुर्गापुरा स्थित कृषि फार्म जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान निधि योजना की जो 21वीं इंस्टॉलमेंट आज जारी की जा रही है, उसके कार्यक्रम से सीधे जुड़ेंगे। हम बता दें, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। काफी समय से जो है किसान इसका इंतजार कर रहे थे और आज इस 21वीं इंस्टॉलमेंट के साथ ही करीब 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के यहाँ सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पारित की जाएंगी, जिनमें राजस्थान के भी 66 लाख से अधिक किसान हैं। वहीं राजस्थान के किसानों के लिए ये इसमें खुशी को और बढ़ जाएगी, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा भी किसान निधि योजना के अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो जहां बाकी राज्यों के लिए केंद्र की तरफ से 2,000 रुपए प्रति किसान जाएंगे, वहीं राज्य में उन्हें 3,000 रुपए मिलने आते हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों की आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री खुद आज इस समारोह का हिस्सा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ के बनेंगी। उसके पश्चात आज शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसके बाद 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। अब जिन दोनों बैठकों में कई बड़े फैसलों पर चर्चा की जानी है और खासकर जो अभी आने वाला प्रवासी राजस्थानी दिवस है, 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस हो रहा है। मुख्यमंत्री का ही विजन है ये दिवस का आयोजन, जिसके माध्यम से देश विदेश में रहने वाले राजस्थान के प्रवासियों को उन्हें एक बार प्रदेश की प्रगति के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। राजस्थान को जिस प्रकार निवेश उन्मुखी राज्य बनाने का सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखा है, उसके अंदर इन प्रवासियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो और इनको राजस्थान के साथ, राजस्थान की प्रगति के साथ जुड़ के फायदा मिले, इसके लिहाज से प्रवासी राजस्थान दिवस पाया जाएगा। जहाँ कैबिनेट की बैठक में भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं निवेश के जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा छाई रहेगी और प्रवासी राजस्थान दिवस पर भी होगी। और उसके बाद कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री खुद प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, तमाम तैयारियां और तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि ये जो आयोजन है सफल बने, ताकि लाखों की संख्या में जो प्रवासी हैं वे पुनः एक बार राजस्थान से जुड़े। राजस्थान के गौरव के वो ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, वे जहाँ पे भी रहते हैं वे राजस्थान की गौरव गाथा लेके जाते हैं। तो ऐसे में राजस्थान की जो प्रगति है उसका भी गाथा वहाँ पे लेके जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरिंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए, दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा आज शिरकत करेंगे। इसके बाद में शाम के वक्त में उनकी 2 बैक टू बैक बड़ी बैठकें होने वाली है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हनुमानगढ़ की टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण विरोध का मामला है और आज दूसरे दिन भी टिब्बी में इंटरनेट की सेवाएं बंद है। आज ग्रामीण टिब्बी में बैठक करके आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। और आप देखिए, हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री में निर्माण के विरोध को लेकर के आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन टिब्बी में इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। और आज जो ग्रामीण है जो विरोध कर रहे हैं इस फैक्ट्री के निर्माण को लेकर के, वहीं पर आगामी रणनीति ग्रामीणों के द्वारा बनाई जाएगी। सुमेरपुर में जवाई नहर आज दोपहर में बंद होगा। देखिए, जल संसाधन विभाग के द्वारा किसानों को पानी उपलब्ध करवाया गया। पहली पाण के रूप में 24 दिन
पानी को उपलब्ध करवाया गया है। विभाग की टीम ने दिन रात मेहनत करके समय पर पानी आपूर्ति सुनिश्चित की है। किसानों को इस बार 4,900 FCFT पानी जारी किया गया है। पहली पाड़ 24 दिन, जबकि दूसरी 24 और तीसरी और चौथी पाड़ 25-25 दिन तय की गई है। और कुल आप देखिए 38,671 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने सिंचाई का काम अपना पूरा कर लिया है। पहली पाड़ के दौरान कुछ स्थानों पर नहर ओवरफ्लो होने से पानी व्यर्थ भी बहा है। इस पर भी खासा फोकस जल विभाग की ओर से दिया जाएगा। वहीं पर कई जगह है जहां पर किसानों ने कम मात्रा में पानी लेकर के भी सिंचाई की है। बरसात के बाद में किसानों ने चना फसल बोई थी। अधिक जानकारी के लिए अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप देखिए कि जल संसाधन विभाग के द्वारा किसानों को समय पर पानी उपलब्ध करवाया गया है, जिनसे उनकी फसलों को भी काफी फायदा हुआ। बिल्कुल, मैं सभी आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जोधपुर संभाग के सबसे बड़ा बांध जवाई बांध लगातार किसानों को चौथी बार पानी मिला है। और इस बार किसानों को 4 पान दी है। पहली पान और दूसरी पान 24-24 दिन की और तीसरी और चौथी 25-25 दिन की दी है। और इस बार जल संसाधन विभाग ने मॉनिटरिंग की थी और समय पर किसानों को पानी दिया, खेतों तक पहुंचाया। लेकिन कई जगह इस बार शिकायत भी किसानों की देखने को मिली। कई ओवरफ्लो नहर होने के कारण पानी वैसे बहा और कई जगह किसानों को समय पर पानी भी नहीं मिल रहा था, तो उसको लेकर भी शिकायत हुई थी। लेकिन जल संसाधन विभाग की टीम रात दिन मेहनत कर किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने में सफल रही। लेकिन इस बार किसानों को जवाई बांध से जो पानी मिला तो बिना संग्रह किए पहले तो कई बार सड़कों पर किसानों को आना पड़ता था, लेकिन लगातार जवाई बांध ओवरफ्लो होने के कारण किसानों को 4 साल से लगातार पानी मिल रहा है। तो इस बार किसानों ने अपने खेतों में ज्यादातर गेहूं की फसल बोई है और चने की फसल पहले ही बरसात के पानी से उन्होंने बोई, तो कई किसानों ने पानी भी कम लिया। लेकिन अभी भी कई जगह लोगों की शिकायत देखने को मिली कि पानी नहर में कम मात्रा में आ रहा है। लेकिन जल अरविंद, संसाधन आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए जवाई नहर दोपहर में आज बंद हो जाएगा। किसानों को पानी भी है वो समय पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिवनी हवाला लूटकांड में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी समेत 4 लोग अरेस्ट कर लिए गए। डीएसपी पंकज मिश्रा को अहम कड़ी माना जा रहा है। सिवनी कोर्ट ने 20 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस पर 2.96 करोड़ की लूट का ये आरोप है। सिवनी हवाला लूट कांड में क्राइम ब्रांच की ओर से कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के सिवनी से ये बड़ी खबर, जहां पर सिवनी के हवाला लूटकांड में क्राइम ब्रांच की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी के साथ में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसे में डीएसपी पंकज मिश्रा को इस मामले की अहम कड़ी माना जा रहा है। सिवनी की कोर्ट ने 20 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और ऐसे में कई सारे आरोप भी इन पर लगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए पवन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, चूंकि सिवनी में हवाला लूटकांड में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है, डीएसपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। छवि जी, मैं आपको बता दूं कि 8 और 9 अक्टूबर की बीती रात में हुए 3 करोड़ रुपए के हवाला लूट के मामले में जबलपुर क्राइम ब्रांच ने बालाघाट के डीएसपी पंकज मिश्रा और साइबर सेल के कांस्टेबल और पंजू गिरी गोस्वामी, जो पूजा पांडे की जीजा बने जा रहे हैं, बीरन दीक्षित, उनको गिरफ्तार किया है। और एक और अन्य साथी को क्राइम ब्रांच ने कल परसों के दिन उनको गिरफ्तार किया है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सामने आ रही है कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर के बस पलट गई है। हादसे में बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए हैं और हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब देखिए कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से ये बस टकरा जाती है, जिसके बाद में बस पलट जाती है और इस हादसे में बस पे सवार 40 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने जो तमाम घायल हैं उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। डिवाइडर से टकराकर के बस पलट गई है।
कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से बस टकराई, जिसके बाद बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं और अब ऐसे में तमाम जो घायल हैं उन्हें पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब घायलों का उपचार जारी है। घायलों का उपचार चल रहा है और आखिर डिवाइडर से ये बस कैसे टकराई, इसको लेकर के पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए कि कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उसी के डिवाइडर से बस टकरा जाती है और बस टकरा करके पलट जाती है। इस हादसे में बस में 40 यात्री घायल हो गए हैं जो कि बस में सवार थे। तो आप देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है, घायलों को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जो प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ड्राइवर की झपकी लेने से एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर की झपकी लेने के बाद जो बस डिवाइडर में टकरा गई। 40 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि अभी किसी की मरने की पुष्टि नहीं हो पाई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रात का वक्त होता है उसमें धुंध और कोहरे की वजह से क्योंकि जो पूरा माहौल होता है वहां पर दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उनको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाई, जो सीट वगैरह होती है उनको आरामदायक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही ARTO के सामने आई है, जिसमें 40 यात्री को खामियाजा भुगतना पड़ा है और 40 यात्री घायल हुए हैं। तो एक बात तो सामने साफ आ गया कि ARTO की जो रूटीन चेकिंग है उस पर फिर एक बार सवाल उठा है और ये साल दर साल होता ही जा रहा है। इससे पहले लखनऊ में किसान पथ पर यही हादसा हुआ था, जो बिहार की बस थी, तब रूटीन चेकिंग पर सवाल उठे थे और एक बार फिर रूटीन चेकिंग पर सवाल उठ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहिए। हादसे की सूचना समय पर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद भी सभी घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार जारी है। और देखिए यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है वो दाखिल की है। नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी अर्जी दी है। अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, देखिए यूपी में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो गई है, इस मामले पर अपडेट दीजिए। देखिए, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला काफी लंबे पुराने अरसे से चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इसमें यह बताया गया था कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी इसमें अर्जी दी थी। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में अगली करेगा, लेकिन सहायक शिक्षक की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है और इस सुनवाई में भी क्या होता है ये 16 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बस कुछ ही दिन में ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन सहायक 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला यूपी सरकार से लेकर के कई मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। उसको लेकर के अभ्यर्थी जो है उनको एक न्याय की गुहार लगी हुई है, इंसाफ की गुहार लगी। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज सामने आएगी कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उस मामले में 16 दिसंबर तक क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आने का फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनके पक्ष में आ सकता है। ठीक है दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब देखिए अब इस मामले को लेकर के जो अगली सुनवाई है 16 दिसंबर को होगी। देखिए रजिस्ट्री के बाद जमीन का सत्यापन 3 महीने में होगा। सत्यापन 4 साल की जगह पर 3 महीने में होगा। नियमों में स्टैंप और पंजीयन विभाग ने संशोधन कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, रजिस्ट्री को लेकर के अब जो नया नियम है वो आ चुका है। नियमों में जो स्टैंप है, पंजीयन विभाग का संशोधन अब इसकी ओर से किया गया। देखिए, रजिस्ट्री के बाद जो जमीन का सत्यापन था वो 3 महीने में करने का आदेश हुआ है और सत्यापन 4 साल में होता था, जो अब 3 महीने में होगा। नियमों में जो स्टाम्प और पंजीयन विभाग का जो संशोधन है उस संशोधन में अब 4 साल से 3 महीने की राहत दी गई है। हालांकि अवधि घटने से संपत्ति को मालिकों को भी राहत मिल रही है। सत्यापन रजिस्ट्री होने के 3 महीने के भीतर करना होगा। जो लोगों के साथ अवैध वसूली की जा रही है उसको लेकर के ये फैसला
इस फैसला अब धरातल पर कितना होगा, कि आदेश तो पिछली बार भी हुए थे कि जो धारा 24 है, या तमाम जो जमीनों का सत्यापन है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो अब लेखपाल नहीं करेंगे, कानून नहीं करेंगे, नायब तहसीलदार करेंगे। उसमें भी अभी तक वही हिलावाली चल रही। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये चीज संशोधन हुआ है तो स्वागत योग कदम है, लेकिन ये कदम जब स्वागत योग है जब धरातल पर इसका असर दिखे। 4 साल की जगह पर 3 महीने का जो आदेश है, तो लिमिटेड 3 महीने के अंदर ही ये काम होना चाहिए, तब जाकर के कह सकते हैं कि जमीन एक्ट का जो पंजीयन कार्य जो संशोधन हुआ उसमें ये जमीन मालिकों के साथ साथ किसानों को राहत मिलेगी। ये बड़ा सवाल, लेकिन इसका आदेश धरातल पर कब होगा, कैसे होगा? अमूमन आदेश होने के बाद भी 3 महीने के बाद में 3-3, 4-4 साल फाइल लटकी रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सत्यापन 4 की जगह 3 महीने में किया जाएगा। इसी को लेकर के नियमों में स्टैंप और पंजीयन विभाग ने संशोधन कर दिया है।